नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आर्यन। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में भी कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण के तहत छात्रों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर इस बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में शोध और नवाचार के प्रति समर्थन की दोहराई प्रतिबद्धता। साथ ही कहा, केंद्र लोगों को शीर्ष गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने के लिए उठा रहा है कई कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर दिया संबोधन। भारत की वैक्सीन मैत्री को बताया वसुधैव कुटुंबकम की भावना का उदाहरण। भारत ने सबसे तेज टीकाकरण के मामले में अमेरिका को भी छोड़ा पीछे। रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो दर को 4% पर रखा अपरिवर्तित। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को 10.5% पर रखा बरकरार। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बाजार में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा केंद्रीय बैंक। पश्चिम बंगाल में 7वें और 8वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। छठे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का भी आखिरी दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, देश के हर उम्र के नागरिक 19 अप्रैल से लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के लिए लोगों को दी चेतावनी। सभी अमेरिकियों से की कोरोना महामारी के प्रति सावधानियां और एहतियात बरतने की अपील। अर्जेंटीना के दौरे पर गई भारतीय हॉकी टीम ने की अच्छी शुरुआत। पहले अभ्यास मैच में ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को दी बात। भारतीय टीम मेजबान टीम के साथ खेलेगी FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले। तो आप देख रहे थे अभी की इस वक्त की सुर्खियां। सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के तहत आज शाम छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी हर साल बोर्ड की परीक्षाओं से पहले छात्रों से बात करके उनके तनाव को कम करने की पहल करते हैं, जिसमें देश विदेश से हजारों छात्र जुड़ते हैं। कोरोना के कारण यह कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। स्कूली छात्रों को परीक्षा के बारे में मंत्र देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ सालों से छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते रहे हैं। छात्रों को कुछ खास सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान भी प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। कल शाम को यानी कि 7 अप्रैल को शाम 7 बजे मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने। याद रखिए, 7 अप्रैल शाम 7 बजे। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक परिवार, अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस संवाद में जरूर जुड़े और उनसे भी मुझे कुछ फीडबैक मिले। आप भी अपने सुझाव भेजिए ताकि ये परीक्षा पे चर्चा और समृद्ध होती रहे। हमारी नई पीढ़ी को ये बातें कुछ काम आती रहें, उसमें मुझे आपकी मदद मिल जाएगी।
कोरोना के कारण ये कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से ये जानकारी साझा करते हुए कहा था कि पिछले 1 साल से हम कोरोना के बीच जी रहे हैं। इसके कारण ये कार्यक्रम एक नए फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक एग्जाम जीवन के सपनों का अंत नहीं, बल्कि एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में छात्रों को तनाव कम करने का मंत्र तो देंगे ही, साथ ही उनके माता पिता से भी बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सुधाकर, किस तरीके से इस बार अलग और खास होने जा रही है परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि हम जानते हैं ये चौथा संस्करण है, लेकिन इसकी उत्सुकता लगातार देखने को मिलती है प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर। जी बिल्कुल आर्यन, देखिए मोदी सर की क्लास यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद होने वाला है उसमें अब 6 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। हम जानते हैं 7 बजे, और देश दुनिया के बच्चे बड़े उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा विषय है, अगर आप सोचिए तो शायद ही किसी ने कभी इस तरह से ध्यान दिया जिस तरह से पीएम मोदी ने इसके बारे में सोचा। हम जानते हैं कि इस बार ये चौथा संस्करण है, और चौथा संस्करण एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। और हम जानते हैं कि शिक्षा जगत में बच्चों की शिक्षा में भी कुछ चुनौतियां थी, कुछ अवसर थे, तो कई बदलाव आए, ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो ऐसे माहौल में चीजें हो रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप आंकड़ों को सुनेंगे आर्यन, तो आपको भी हैरत होगी। ऑनलाइन तरीके से कंपटीशन हुआ था कि कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते, एक तरह संवाद कर सकते थे। उसमें 14 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 10.5 लाख बच्चे थे। उसमें से भी 60% बच्चे 9वीं और 10वीं क्लास के थे। 2.5 लाख करीब टीचर्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, और 92,000 जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो 81 देशों के बच्चों ने भी इसमें शिरकत की। तो कितना उत्साह है आप समझ सकते हैं बच्चों के बीच इस बात को लेकर। और निश्चित तौर पर इंतजार करेंगे, और जिस हल्के फुल्के माहौल में, और एक तरह से प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक अभिभावक के तौर पर, एक पेरेंट के तौर पर, एक तरह से बच्चों को जिस तरह से पीएम मोदी गाइड करते हैं, उनको नई ऊर्जा देते हैं, उनको तनाव से बचने की सलाह देते हैं, स्फूर्ति लाते हैं, उनको एक तरह से फोकस करने के लिए जो तमाम चीजें वो कहते हैं, तो बहुत ज्यादा इसका फायदा बीते 3-4 वर्षों में हुआ है। और अब हम जानते हैं कि किस तरह से बच्चे उसका इंतजार करते हैं। तो निश्चित तौर पर काफी अहम कार्यक्रम रहेगा, और जिन तमाम बिंदुओं को छुएंगे सिर्फ उसका फायदा बच्चों को नहीं होगा, सिर्फ अभिभावकों या टीचर्स को नहीं होने वाला, बल्कि पूरे देश को होने वाला। तो एक तरह से नई पीढ़ी को तैयार करने की प्रधानमंत्री मोदी की ये कोशिश है, ताकि सिर्फ पढ़ाई तो जरूरी है ही, पढ़ाई के साथ साथ और जो तमाम चीजें जरूरी है, और पढ़ाई के चलते कोई अवसाद में ना आए, कोई गलत कदम ना उठाए, एक तरह से रास्ता ना भटक जाए, तो उसकी बात तमाम चीजें प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से काफी ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम। आर्यन जी, सुधाकर, हमने ये भी देखा कि अभिभावकों को भी इस बार जोड़ा जा रहा है। ये भी अपने आप में एक पूरी होलिस्टिक कंप्रहेंसिव अप्रोच के तौर पे कह सकते हैं कि बच्चों के विकास को लेकर जो भी सबसे ज्यादा लोग जरूरी हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो उनके माँ बाप हो, उन सबके साथ संवाद, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मौका परीक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल, और देखिए जो करीब 92,000 अभिभावक और 2.5 लाख टीचर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको टॉपिक्स भी इस तरह के दिए गए थे जो बच्चों से जुड़े हुए वो अपनी चीजें व्यक्त कर सके। तो हो सकता है उनके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे, कई चिंताएं होती है गार्जियन के तौर पर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। लेकिन बात यही है, प्रधानमंत्री मोदी को हमने सुना, वो यही कह रहे हैं कि एग्जाम किसी तरह से अंत नहीं है, ये एक पड़ाव हो सकता है, एक खुद को गढ़ने का तरीका हो सकता है, लेकिन तमाम और चीजें भी है। तो अभिभावकों का उनको यही एक मैसेज रहता है कि अब बच्चों की प्रतिभा को, बच्चों की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को पहचानते हुए उनको गाइड करिए, और इस तरह का एक मैसेज वो एक बार फिर से दे सकते हैं। तो दूसरी
अहम बात यह भी है कि हमने देखा बीते एक साल में सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, वो जी लगातार सुधाकर। सबसे ज्यादा अगर किसी से इंटरेक्ट किया पीएम मोदी ने तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से। तो इनोवेशन करने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता, जी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम या बुजुर्गों के साथ समय बिताने की बात, तो ये तमाम चीजें हैं जो उनके संवाद में रहता है। तो निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा कि आज वो क्या कुछ बात करते हैं, किस तरह से बच्चों के सवालों का जवाब देते हैं। अरे बिल्कुल, और सवाल और खास तौर से जवाब का इंतजार सबको रहेगा। शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी विषय पर एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेहा शर्मा जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से। क्योंकि बच्चों से जुड़े हुए स्कूल और स्कूल की प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा उनका संवाद रहता है। नेहा जी, किस तरीके से आप देखती हैं कि मोदी सर की क्लास को लेकर बच्चों का जो उत्साह है वो लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं और इस बार भी ये संख्या लाखों में दिखाई पड़ रही है? जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि हम काश बच्चे होते और हमें भी मोदी सर की ऐसी ही क्लास कभी अटेंड करने क्यों मिलती। तो जो परीक्षा को लेकर हम जब बचपन में थे, हम जितने परेशान रहते थे, स्ट्रेस रहते थे, शायद वो नहीं होते। दूसरी जो चीज हमें सबसे अच्छी देखने को मिल रही है बच्चों में, वो ये है कि वो बहुत उत्साहित है कि उनकी बात पीएम तक पहुंच रही है और उनकी बात पीएम द्वारा कही, सुनी और समझी जाएगी। तो इस चीज को लेकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा वो खुश हैं इसमें पार्टिसिपेट करके। और उन्होंने जी भर के अपनी अपनी एंट्रीज जो हैं, जो पिछले महीने भर से परीक्षा पे चर्चा में जो प्रतियोगिताएं चल रही थी, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग हो, चाहे निबंध लेखन हो, चाहे बाकी कोई भी हो, उसमें उन्होंने खूब मन भर के अपनी एंट्रीज भेजी हैं। जी नेहा जी, आपको लगता है कि संवाद एक बहुत बेहतर माध्यम होता है तनाव को कम करने के लिए? और जब ये संवाद देश के मुखिया प्रधानमंत्री के साथ में सीधा हो, बच्चों कम से कम ये जो परीक्षा का तनाव होता है उसके बारे में बात करके ही वो तनाव कम करने का एक मौका मिलता है? जी बिल्कुल, जहां तक हम अगर जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। जब हमारे को कोई ऐसा बात करने को मिलता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसकी बातें हमारे को एक नई दिशा, एक नया रास्ता दिखाती हैं, तो वहां पर हमारे को कहीं ना कहीं अपने तनाव को कम करने में बहुत बहुत सहायता मिलती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि वो किससे बात करें, उनकी ये समझ में नहीं आता। कई सारी चीजें जो उनके मन में चल रही होती है, उनका उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाता। तो इस तरह से जब देश का मुखिया खुद उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो वहां पर एक बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों में आता है। बच्चों में एक नेहा जी, आपकी आवाज हम तक फिलहाल बेहतरी से नहीं पहुंच पा रही है। जी, अपनी बात आप पूरी रखें नेहा जी। जी, तो बच्चों को बहुत हिम्मत मिलती है जब इस तरह से कुछ उन लोगों को एक कोई बड़ा जो उनको समझता हो, उनके मन को समझता हो, उनकी बात को अपने तक पहुंचने देता हो, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से संवाद में जुड़कर। नेहा जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इस परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम से एक ऐसा मंच आता है जहां पे ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स और इस बार तो उनके पेरेंट्स भी होंगे, तो जो भी समस्याएं या कहा जाए जो तनाव के विषय हो सकते हैं उस पर जब खुल के बात होगी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स साथ होंगे तो निश्चित तौर से समाधान की ओर हम बेहतरी से आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जब बच्चे की परीक्षा होती है तो माँ और पिता चिंतित होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी चिंता का जो बोझ है वो बच्चे के ऊपर डालते रहते हैं। साथ में स्कूल में टीचर्स को भी ये लगता है कि भाई हमने इतनी मेहनत की है साल भर, बच्चा कैसा करेगा, क्या करेगा, और वो भी जो ये अपना स्ट्रेस जो होता है वो बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से जब सब लोग इस बात को समझेंगे कि नहीं, किस तरह से चीजों को करना है ताकि तनाव रहित होकर परीक्षा को एक उत्सव के जैसे लिया जा सके। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है परीक्षा पे चर्चा के बारे में कि यहाँ परीक्षा को एक उत्सव के जैसे लेने की बात है। परीक्षा को जिंदगी की एक अहम बात तो माना ही जाता है, पर साथ में ये भी कहीं सिखाने की कोशिश की जाती है कि जीवन में सिर्फ यही परीक्षा नहीं है जो आपके सामने आने वाली है, बल्कि कई और परीक्षाओं से आप दो चार होंगे। और जब कोई भी जिंदगी में परीक्षा आए तो आपको स्थिर मन से, स्थिर बुद्धि से अपने आप को
सही तरीके से लेते हुए, अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को अपने काबू में करते हुए कहीं ना कहीं आपको जी। जीवन की हर परीक्षा में खरा उतरना है। और जब ये बात हमारे को माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ इस परीक्षा के लिए नहीं बोल रहे होते, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए भी तैयार कर रहे होते हैं। और ये जो जीवन के ये जो आपको यहाँ पर उनसे आपको सूक्तियां मिलती हैं, जो जी। सुझाव मिलते हैं, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हम बड़ों के लिए, हम अभिभावकों के लिए, हम टीचर्स के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। जी नेहा जी, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल हैं तो बहुत से बच्चों से संवाद और बातचीत आपका सिलसिला एक रोजमर्रा की बात है। बच्चों के लिहाज से उनका फीडबैक अगर आप साझा कर सके मोदी सर की क्लास को लेकर, कि जो पहले के संस्करण थे उसको लेकर उनका अपना सुझाव या उनकी अपनी बात, और इस बार को लेकर कैसा उत्साह उनके मन में है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो सबसे ज्यादा बच्चे उत्साहित इस बात से हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी रीच है वो बड़ी है, तो बच्चे इस चीज को लेके बहुत उत्साहित हैं। क्योंकि पिछले सालों में ये था कि एक छोटा नंबर ही एक स्कूल से प्रतिभाग कर पाता था, बाकी लोग सुनते थे उसको, पर कहीं ना कहीं वो एक पैसिव होता था पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर बच्चे इस चीज को लेके उत्साहित हैं कि उनकी बात, और साथ में इस बार जो कॉम्पिटिशन हैं, जो इस बार की प्रतियोगिताएं हैं, वो काफी मजेदार हैं। तो उसमें भी बच्चों को प्रतिभाग करके बहुत मजा आया। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि पिछली बार भी जितने भी परीक्षा पे चर्चा के जो संस्करण रहे हैं, वो काफी ऐसे नहीं थे जहां पर उन्हें उपदेश दिया जा रहा हो। उसमें सबसे खास बात ये थी कि सब में एक अभिभावक की तरह, एक घर के बड़े की तरह जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने बच्चों से बात की। तो उनको ये लगा कि उनका कोई अपना, उनसे कोई जुड़ा हुआ उनसे संवाद स्थापित कर रहा है। तो बच्चे इस बार भी उसको लेके उत्साहित है। और मैं इस बात की मेरे को पूरी आशा है कि शाम को 7 बजे, आज 7 तारीख को जब ये कार्यक्रम होगा, तब बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है कि एक कर्फ्यू जैसी स्थिति हमारे पूरे देश में आने वाली है, क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इस वक्त परीक्षा से जुड़ा ही हुआ है। तो मैं अंत में ये बात बोलूंगी कि सिर्फ जो बच्चे 10th और 12th अपीयर कर रहे हैं, सिर्फ वही अभिभावक, वही टीचर्स, वही बच्चे ना जुड़े, बल्कि हर कोई बच्चा जो एक स्कूल से जुड़ा हुआ है, किसी भी परिवार में कोई भी बच्चा हो जो स्कूल में जा रहा हो, वो सब इस परीक्षा में चर्चा वाले संवाद से जुड़े। क्योंकि सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन को, आपके आगे आने वाली जीवन की परीक्षाओं को बेहतर तरीके से उनको लेने में, उनका सामना करने में आपकी मदद कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नेहा जी तमाम मसले पर विस्तार से बात करने के लिए। बहुत सही बात आपने कही कि परीक्षा को डर के नहीं बल्कि एक उत्साह के तौर पर देखने की जरूरत है, और शायद उत्सव के तौर पे देखने की जरूरत है, तब हम बेहतरी से हर परीक्षा में पास हो पाएंगे। तो सभी को इंतजार है आज शाम 7 बजे का, जब प्रधानमंत्री आज परीक्षा पे चर्चा के 4थे संस्करण में सीधा संवाद स्थापित करेंगे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की। और आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। साल 1948 को आज ही के दिन यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली बैठक में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद साल 1950 के हर साल इसे मनाया जाने लगा। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों से जुड़े सभी मिथकों को दूर करना और वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना और आगे बढ़कर उन पर काम करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करने वाले सभी लोगों के प्रति फिर से आभार जताने और सराहने का दिन है। यह स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है।
प्रधानमंत्री ने अपने अगले ट्वीट में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने के लिए भी लोगों से मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करते रहने सहित सभी सावधानियां बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत सरकार आयुष्मान भारत और पीएम जन औषधि योजना सहित कई योजनाएं लाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को शीर्ष गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिल सके। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चला रहा है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके कोरोना के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों के कार्यों को सलाम करते हुए कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं सभी स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उनके अथक प्रयासों के लिए सलाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हाल के वर्षों में भारत ने स्वस्थ देश के निर्माण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों से भारत में सबसे तेज टीकाकरण के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 33 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिससे अब तक 8,70,77,474 लोगों का देश में टीकाकरण हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,17,92,135 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 92.11% है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.30% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 59,856 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग के क्षेत्र में भी कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार भारत में कल तक कोरोना के लिए कुल 25,14,39,598 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12,08,329 सैंपल कल ही 24 घंटे में टेस्ट किए गए। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। नितेंद्र, अगर बात की जाए तो जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट लेकर सरकार लगातार चल रही थी, उसमें हर दिन हम देख रहे हैं कैसी तेज रफ्तार मिल रही है और अब तो हमने एक दिन के वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, दवाई भी और कड़ाई भी, यही मूल मंत्र है सरकार का और इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो औसतन 30 लाख से ज्यादा टीकाकरण भारत में हो रहा है और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया भारत ने। और अगर हम देखें तो हर तीसरे दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है और ये रफ्तार आगे और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि हर दिन कम से कम 50 लाख लोगों को टीकाकरण हो, ताकि जल्द से जल्द लोग टीकाकरण के दायरे में आ जाए और जो संक्रमण फैल रहा है उसके चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी निजी अस्पताल है उनको बोला गया है कि जो 20,000 से अधिक निजी अस्पताल है उनमें टीकाकरण की गति को और तेज किया जा रहा है। राउंड द क्लॉक टीकाकरण चलाने की बात हो रही है और जो लोग भी पात्र हैं टीकाकरण के 45 साल से अधिक उम्र के, उनसे भी बार बार सरकार का ये आग्रह है कि जल्द से जल्द वो लोग टीकाकरण कराएं, ताकि वो संक्रमण के दायरे में, संक्रमण के खतरे से बचेंगे और जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उसमें कमी आएगी। नितेंद्र, हमने देखा केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ में समन्वय बना के तमाम प्रयास कर रही है। 50 टीमें भी बनाई गई कम से कम उन जिलों के लिए, उन राज्यों के लिहाज से जहां पे ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। ये टीमें किस तरीके से अब काम करती दिखाई पड़ेंगी जमीन पे? देखिए, जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़, वहां पे कोरोना के बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने 50 सदस्यीय उच्च स्तरीय जो डॉक्टर है, जो बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ये तमाम जो एक्सपर्ट हैं जो संक्रामक बीमारियों को नियंत्रण में इनकी एक्सपर्टी है, उनको भेजा है और वो जिलों में जाएंगे, उन जिलों में जहां पर मामले ज्यादा हैं और वहां पर खासतौर पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किस तरह से हो रही है, टेस्टिंग कैसे हो रही है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, इन तमाम पहलुओं पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे और उसकी हर दिन की रिपोर्टिंग दिल्ली में होगी, क्योंकि 3 बड़े अधिकारी यहाँ पर नोडल अफसर बनाए गए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को बनाया गया है और हर दिन की मॉनिटरिंग वहाँ की जाएगी
और ये तमाम कदम इसलिए भी उठाए गए हैं क्योंकि हालात बहुत चिंताजनक है इन राज्यों में। खासतौर पे जिस तरीके से लोग गैदरिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे में अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, जी। उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी हालात इस तरह से हो गए कि एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले आए, जिसके वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि अगर आप कार में अकेले चल रहे हैं तब भी आपको मास्क लगाना है, क्योंकि कार एक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में उन्होंने डिफाइन किया है। तो ऐसे में जरूरी यह है कि जब भी आप घर से निकले मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, और यही सोशल वैक्सीन है। और जो लोग एलिजिबल हैं वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। नितिन, एक चीज और हम देख रहे हैं कि जैसे नंबर लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर, और 1 लाख से ज्यादा का एक आंकड़ा आज हमने फिर से देखा बीते 24 घंटे में। ऐसे में जो स्वास्थ्य ढांचा है पूरा, उस पर एक दबाव बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। उसको लेकर भी केंद्र ने राज्यों के साथ में चिंता जाहिर की और कहा कि आपको उस पर और फिर से काम करने की जरूरत है। देखिए, कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे 2 वजह है। एक तो जो भीड़ भाड़ में लोग काफी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए, एक तो वो वजह है। दूसरा, टेस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ाया गया है, आरटीपीसीआर टेस्ट को और बढ़ाया गया है। आप देख रहे हैं कि बीते 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा टेस्ट किया गया है, और यही वजह है कि इतने केसेस आपको देखने को मिले कि 1,15,000 केस आए हैं। तो जितनी टेस्टिंग होगी उतने ही कोरोना के संक्रमण के जो लोग संक्रमित है वो इसके दायरे में आएंगे, और इससे फायदा ये होगा कि जो स्प्रेड कर रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसीलिए राज्यों से बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो टेस्ट करें, आरटीपीसीआर टेस्ट करें। 70% कम से कम आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए टोटल टेस्ट का। इससे फायदा ये होगा कि संक्रमण में जो लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन किया जा सके और उनके कांटेक्ट में आए लोगों की पहचान की जा सके, क्योंकि यही वो तरीका है जिसके जरिए संक्रमण को रोका जा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है या फिर उनको ये लगता है कि सर्दी जुकाम बुखार लक्षण उनको आ रहा है, तो जरूर वो भी टेस्ट कराए। जी, शुक्रिया नितेंद्र फिलहाल इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर से महत्वपूर्ण यही है कि आखिर कैसे लगातार हर एक व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाना है, नहीं तो ये संक्रमण की समस्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कार में अगर आप अकेले सफर करने वाले लोगों को भी अब मास्क लगाना होगा, ये अनिवार्य है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन 4 याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें मास्क ना होने की वजह से चालान काटे गए थे। 4 याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे अपनी अपनी कार में अकेले सफर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, जिसकी वजह से उनके चालान काट दिए गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और कोरोना वायरस का फैलने से रोकता है। और आगे बढ़ते हैं, हम नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। और बात चुनाव से जुड़ी खबर की करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें और 8वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 7वें चरण में राज्य के 5 जिलों की 36 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं 8वें चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। साथ ही आज छठे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का भी अंतिम दिन है। राज्य में 3 चरण का मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में हावड़ा, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, हुगली जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर प्रचार किया है। चुनाव आयोग ने चौथे चरण के लिए तैयारियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोविड के नियमों को भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में पहले आज सिंगूर में रोड शो किया है। अमित शाह ने भाजपा के उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के पक्ष में वहां रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। आज सिंगूर के अलावा अमित शाह का 3 और रोड शो करने का कार्यक्रम है। इसके साथ अमित शाह तृणमूल से ही आए एक और नेता राजीव बनर्जी के समर्थन में डोमजूर और हावड़ा मध्य में भी रोड शो करेंगे। इसके अलावा अमित शाह बेहलापुर में भी एक रोड शो करेंगे। भाजपा ने बेहलापुर विधानसभा सीट से अभिनेत्री पायल सरकार को अपना उम्मीदवार बनाया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं बल्कि बंगाल के लोगों के सोनार बांग्ला के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। पश्चिमी बंगाल का ये चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है। बंगाल का ये चुनाव हमारे लिए बंगाल के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली पैदा करने के साथ साथ एक सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने का भी एक अवसर है और इसमें बंगाल के हर तबके के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारी ओर कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों और 6 नगर पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के 400वीं जयंती प्रकाश पर्व के मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में इस विशेष अवसर को मनाने के लिए साल भर के कैलेंडर पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2020 को HLC का गठन किया गया था ताकि वह आयोजनों की निगरानी के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी के 400वीं जयंती की स्मृति में संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी दे सके। आज बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल ज़ायानी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान भारतीय समुदाय की उत्कृष्ट देखभाल के लिए बहरीन के राजा को धन्यवाद दिया। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संबंधों को दो देशों के बीच संसदीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि आशा करते हैं कि अल ज़ायानी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध, सहयोग और प्रगाढ़ होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहुबली नेता व माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यूपी पुलिस पंजाब की रोपड़ जेल से अंसारी को करीब 14 घंटे के सफर के बाद सुबह 4:30 बजे लेकर बांदा पहुंची। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा पुलिस ने पंजाब के रोपड़ से बांदा लेकर आई थी। बांदा पहुंचने पर मेडिकल टीम ने मुख्तार अंसारी का डॉक्टरी परीक्षण किया। इसके बाद मुख्तार अंसारी के सामान की तलाशी ली गई। करीब आधे घंटे तक यह प्रक्रिया चली। उसके बाद मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर भेज दिया गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में पंजाब के अमृतसर के BOP कक्कड़ फॉरवर्ड क्षेत्र से आज सुबह हेरोइन के 22 पैकेट, 2 AK-47 राइफल और 4 मैगजीन बरामद किए हैं। साथ ही पाकिस्तानी मुद्रा व 45 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं अमृतसर के ही तहसील अजनाला में भारत पाक सरहद में पाकिस्तानी घुसपैठियों को BSF के जवानों ने बुधवार सुबह गोली मार गिरा दिया था। आरोपित के कब्जे से 2 AK-47 और 24 पैकेट हेरोइन बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन BSF और अमृतसर देहाती पुलिस के सहयोग से भारत पाक सीमा पर लगी कटीली तार के पास किया गया था। इस मामले में टेक्निकल और फॉरेंसिक तरह से जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी नाम सामने आए सभी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है व्यापार जगत से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, अगर बात की जाए तो RBI की जो नीति है आज उसको लेकर एक अपने आप में बड़ी खबर बनी है। अर्थजगत की बात की जाए तो बिल्कुल सही कहा आपने। और इस साल की पहली जो मौद्रिक नीति है वो अब देश के सामने आ चुकी है और क्या कुछ हैं बारीकियां उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है RBI के इस मौद्रिक नीति में। और भारतीय रिजर्व बैंक की सोमवार से मौद्रिक नीति समिति की जो 3 दिनों की बैठक थी
वो समाप्त हो गई है और गवर्नर शक्तिकांत दास ने वो बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 4% पर बरकरार रखा है। वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी 3.35% जो है उसको बरकरार रखा गया है। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance as long as necessary to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.2%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. और आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान है वो 10.5% पर बरकरार है। The projection of real GDP growth for 2021-22 is retained at 10.5%, consisting of 26.2% in Q1, 8.3% in Q2, 5.4% in Q3 and 6.2% in Q4 of 21-22. इस साल की अंतिम तिमाही में जो मुद्रास्फीति है उसके 5% के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके साथ इन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष में पहली छमाही में मुद्रास्फीति 5.2% रहने का अनुमान जताया। The projection for CPI inflation has been revised to 5% in Q4 of 2021, 5.2% in Q1 21-22, 5.2% also in Q2 of 21-22, 4.4% in Q3 and 5.1% in Q4 with risks broadly balanced. शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना का प्रसार बढ़ने के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। हालांकि जिस हाल में जिस तरह से मामले बढ़े हैं उससे थोड़ी सी अनिश्चितता भी जरूर बढ़ी है। In India, we are now better prepared to meet the challenges posed by this resurgence of infections. Fiscal and monetary authorities stand ready to act in coordinated manner to limit its spillovers to the economy at large and contain its fallout on the ongoing process of recovery. दीपशिखा अग्रवाल जुड़ रही है हमारे साथ, सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स की। बहुत धन्यवाद दीपशिखा वक्त निकालने के लिए। आज जो हमें ये पॉलिसी मिली है उसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? जो एक रोड मैप दिखता है पूरे अगले फाइनेंशियल ईयर का, मेरे ख्याल से काफ़ी एक आरामदायक स्थिति दिखाई देती है अगर पिछले साल से हम तुलना करें तो। बिल्कुल अजय, अगर आप देखें तो गवर्नर ने न सिर्फ अपने पॉलिसी का जो वक्तव्य था उसमें और उसके बाद जो प्रेस वार्ता थी उसमें भी जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है, 2-3 चीज़ें जो है कि अभी आरबीआई हालांकि ये मान रही है कि ग्रोथ जो है इस साल विकास दर जो है 10.5% उन्होंने आकी है, लेकिन जो इस अर्थव्यवस्था को जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत है वो आरबीआई पूरा देगी। लिक्विडिटी में, इंटरेस्ट रेट में, हालांकि इन्फ्लेशन का जैसे आपने कहा मुद्रास्फीति इस क्वार्टर में 5.2 रखा है उन्होंने, लेकिन जो एक मार्केट में जो बहुत सारे विशेषज्ञ, मार्केट एनालिस्ट जो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि शायद जो आरबीआई का स्टांस है उस पे थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, वो आज उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस दे दिया है कि जब तक कि अर्थव्यवस्था जो ये हम रिकवरी देख रहे हैं ये थोड़ी स्टेबल नहीं होती है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तब तक आरबीआई अपना सपोर्ट जारी रखेगी। तो दीपशिखा जी, हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहते हैं इसका मतलब क्या है जो अकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई बोल रहा है, और हमें जब ये बताया जाता है कि 6% से कम महंगाई दर रहेगी आम आदमी के लिहाज से, तो हम इन दोनों चीज़ों को क्या समझें? क्या ब्याज दरों में इस साल कोई खास बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है और इसलिए जो कर्ज की दरें हैं वो भी सीमित दायरे में रहेंगी? इसका हम लोग मतलब क्या निकालें?
अजय बिल्कुल, हालांकि आज जो ये पॉलिसी अनाउंसमेंट है आरबीआई, अगर आप देखें कि पिछले पूरे साल जो है उन्होंने लिक्विडिटी सपोर्ट जो है, लिक्विडिटी मार्केट में काफी फ्लश किया है और वो सपोर्ट लगातार रहा है बैंकों को। उससे भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स को ईज करने में काफी सपोर्ट मिला है और आरबीआई ने लगातार इंटरेस्ट रेट्स काटे और अब ये उम्मीद किया जा रहा था कि शायद उनका स्टांस जो है ब्याज दरों पे शायद कुछ परिवर्तित होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है बहुत सारी कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई ने साफ तौर पे कहा कि ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज की पॉलिसी से ब्याज दरों में कोई कटौती होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो बैंकों का रिएक्शन है इस पॉलिसी के बाद, उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी के बाद ऐसा कोई वो नहीं, कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है जी, सिग्नल नहीं मिल रहा है, लेकिन बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो ये एक जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्री है और जिन्होंने कर्ज ले रखा है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था जो है और जो रिकवरी जो है बहुत ही फ्रेजाइल है, तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो हालांकि इस पे दूसरा और ये गवर्नर से सवाल भी किया गया कि इसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि जो लोग इंटरेस्ट रेट अर्निंग पे डिपेंडेंट हैं, जैसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, उस पे उनकी आमदनी निर्भर रहती है, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि उनके लिए भी ब्याज दर कम हो रही है। बिल्कुल सही बात है। डिपॉजिट पे ऐसा नहीं हो सकता है कि डिपॉजिट पे बढ़ी रहे और लैंडिंग के लिए कम कर दिया जाए। तो ये फ्लिप साइड है उसका, लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था को जिस चीज की बहुत जरूरत थी और मार्केट्स को जिस तरह के स्टेटमेंट की जरूरत थी, वो गवर्नर ने आज दे दिया है। अब मार्केट्स ने उसका काफ़ी एक तरह से स्वागत किया है, जो स्टॉक मार्केट ने। लेकिन जो दूसरे रिफॉर्म्स हैं दीपशिखा जी, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जो फार्मर्स को इंडिविजुअल लैंडिंग की जो लिमिट है उसको 50 लाख से बढ़ा करके 75 लाख रुपीस कर दिया गया है और लिक्विडिटी को भी लेकर के एश्योरेंस मिलता है कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनको पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसका क्या असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो ये डेवलपमेंट मेजर्स दिए जा रहे हैं लिक्विडिटी पे, तो आरबीआई का शुरुआत से पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि उन्होंने ये इंश्योर किया है कि लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं रहे मार्केट में, और उसको वो नए इंस्ट्रूमेंट्स ला रहे हैं, उसके तहत उन्होंने काफी मैनेज किया है। दूसरा चीज है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का आपने कहा कि उन्होंने जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आरबीआई ये इंश्योर कर रहा है कि जिन सेक्टर्स को सपोर्ट की जरूरत है, देखिए उद्योग जगत के लिए काफी सारे सपोर्ट मेजर्स पिछले वर्ष अनाउंस किए गए थे, सरकार ने भी किए थे, आरबीआई ने भी काफी सारे मेजर्स किए थे, तो अब जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए किया जा रहा है। और अगर डेवलपमेंट हम मेजर्स देखें तो आप देखें कि एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम की बात की गई है, जो आरटीजीएस नेफ्ट के तहत जो है बाकी लोगों को उसमें एंट्री दी जा रही है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इंडेक्स की बात की गई है, तो इस सरकार का भी जैसे खास फोकस रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी बैंक अकाउंट्स के तहत, उसके तहत इसको अब मापा जाएगा कि किस इलाके में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन तक हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट मेजर्स भी अनाउंस किए गए हैं, जिनसे नहीं, आपने सही कहा कि जो रिफॉर्म्स की दिशा भी दिख रही है और साल की पहली पॉलिसी है। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे इस चर्चा में ये है कि जब गवर्नर ये कहते हैं कि वो इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ ह्यूमन रेस में बिलीव करते हैं और आगे जाते हुए और भी 2021 को हार्बिंगर ऑफ न्यू इकोनॉमिक एरा बनाना होगा, इसका क्या मतलब है और वो किनको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था को खासतौर पे अगर आपने देखा होगा, इस समय कोविड की केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और बहुत सारे राज्य ये तरह तरह के लॉकडाउन, कोई नाइट कर्फ्यू की बात कर रहा है, कोई लोकलाइज्ड कंटेनमेंट की बात कर रहा है, लॉकडाउन की बात कर रहा है,
तो जाहिर सी बात है कि जो रिकवरी हमने देखी थी, जो बहुत शार्प रिकवरी थी, वो अब थोड़ी आशंका इसके बारे में व्यक्त की जा रही है। जो शुरुआती दौर में पिछले साल आपको याद है कोविड को लेकर के जिस तरह के फियर्स थे वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को कि ये जो रिकवरी थी उसको मतलब ये बहुत हर्ट करेगा। तो गवर्नर का ये जो इनडोमिटेबल स्पिरिट वाला स्टेटमेंट है वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि उनको भरोसा है कि हम इससे लड़ पाएंगे, हम इसे ओवरकम कर पाएंगे। ये एक स्पीड बम्प की तरह है, हम इस पे काबू पा लेंगे। बहुत धन्यवाद दीपशिखा सिकरवार वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सेंसेक्स पर असर दिखाई दिया। बुधवार यानी 7 अप्रैल को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स बीएससी का सेंसेक्स करीब 40 अंक ऊपर 39,241 पर खुला था। एनएससी का निफ्टी 18 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया 14,720 के ऊपर। लेकिन जब से ये आरबीआई पॉलिसी आई उसके बाद एक ज़बरदस्त उछाल देखा गया। इस वक्त देखें तो 14,800 का स्तर निफ्टी का इस वक्त 116 अंक ऊपर। बीएसई सेंसेक्स करीब 400 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और 49,500 का स्तर जो है वो इस वक्त दिख रहा है। सारे के सारे जो इंडेक्स हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई दे रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स 2 से 4% की बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि टाटा कंस्ट्रक्शन, एचयूएल, यूपीएल, टाइटन कंपनी और एनटीपीसी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं आर्यन के पास। शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का रोबोटिक अंतरिक्ष यान ओरिसिस रेक्स एस्ट्रोनॉट बेन्नू के लिए आखिरी उड़ान भरेगा। ये अंतरिक्ष यान लगभग 3.7 किलोमीटर की दूरी से एस्ट्रॉयड की जांच करेगा। और गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2020 में चट्टान और धूल के नमूनों को इकट्ठा करने के कार्यक्रम टच एंड गो सैंपल कलेक्शन इवेंट के बाद ये सबसे नज़दीक है। अंतरिक्ष यान ओरिसिस रेक्स की टीम ने इस अंतिम उड़ान को अभियान में इसलिए शामिल करने का फैसला किया क्योंकि अक्टूबर में नमूनों को इकट्ठा करने में एस्ट्रॉयड बेन्नू की सतह काफ़ी अशांत हो गई थी। बेन्नू के लिए इस अंतिम उड़ान अभियान से टीम को यह जानने का मौका मिलेगा कि अंतरिक्ष यान के संपर्क में आने से नमूना स्थल और इसके आसपास के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है। अमेरिका ने वियना में मंगलवार को ईरान के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता को रचनात्मक और संभावित बताया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि वियना में इस तरह की चर्चाएं भले ही ईरान से सीधे मेल नहीं खाते, पर यह एक रचनात्मक कदम है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2018 में समझौते से हट गए थे, लेकिन बाइडेन सरकार ईरान के साथ बातचीत को एक बार फिर से आगे बढ़ाना चाहती है। इस पर ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार ने भी अच्छा कहा है कि ईरान और विश्व की प्रमुख ताकतें 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के तरीकों पर चर्चा करना जारी रखेंगे। अब्बास अराची ने कहा है कि यह बातचीत रचनात्मक और सही रास्ते पर थी और अगर ईरान आशान्वित नहीं होता है तो उसका देश यहाँ नहीं होता। अब ईरान और वैश्विक शक्तियाँ 9 अप्रैल को अपने विशेषज्ञों से मिलेंगे, जब अमेरिका प्रतिबंध हटाएगा और ईरान अपने दायित्वों के साथ वापस लौटेगा और इस मुद्दे पर ठोस योजना बनाई गई है। राजनयिकों ने कहा है कि वार्ता कई हफ्तों तक चलेगी। इस बीच ईरान और अमेरिका को उम्मीद है कि तेहरान और वैश्विक शक्तियों के बीच 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक रूप से प्रत्यक्ष वार्ता होगी। दरअसल तेहरान ने आमने सामने द्विपक्षीय चर्चा से माना है कि लेकिन ईरान और अमेरिका की मौजूदगी को वाशिंगटन की ओर से स्वस्थ कदम आगे बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य 2 महीने के भीतर एक समझौते पर पहुंचना है। बात इजराइल की करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम के संबंध में 2015 में हुए समझौते में शामिल 5 विश्व शक्तियों और ईरान के बीच बातचीत शुरू की गई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते पर कोई वापसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और दुनिया भर में अब तक 13 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इलाज कराकर 10 करोड़
72 लाख से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक दुनिया भर में 28,86,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से बचने में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका में अब तक 3 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,70,000 से ज़्यादा लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। और अमेरिका में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए 19 अप्रैल से 18 वर्ष से और उससे अधिक उम्र के हर शख्स को टीका लगाया जाएगा। जो बाइडेन ने अमेरिका में सभी लोगों के लिए टीकाकरण का लक्ष्य पहले 1 मई निर्धारित किया था, जिसे अब घटा दिया गया है। बाइडेन ने देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि राष्ट्रपति के तौर पर उनके 100 दिनों का कार्यकाल पूरा होने तक अमेरिका 200 मिलियन डोज के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अमेरिका में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए अमेरिकी सरकार का साफ मकसद है कि जल्द से जल्द इस महामारी को मात दी जा सके, साथ ही अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। आगे बढ़ते हम देखते हैं खेल से जुड़ी क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अशोक। सीधे चलते हैं अशोक के पास में। शुक्रिया आरिंद्र। स्पोर्ट्स प्राइम में खेल खबरों की शुरुआत करते हैं हॉकी से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना दौरे की सकारात्मक शुरुआत करते हुए गत ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को अभ्यास मैच में 4-3 से हरा दिया। नीलकांत शर्मा, हरमनप्रीत सिंह, रुपेंद्र पाल सिंह और वरुण कुमार ने मंगलवार रात हुए मुकाबले में भारत की तरफ से गोल दागे, जबकि मेजबान टीम की ओर से ड्रैक फ्लिकर लिएंड्रो तोलिनी ने 2 और मासियो कसेला ने 1 गोल किया। भारत अपना दूसरा अभ्यास मैच ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ बुधवार को खेलेगा। भारत को 16 दिवसीय दौरे के दौरान अर्जेंटीना के खिलाफ 6 मैच खेलने हैं। बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल के पहले लेग के मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मेन और बायर्न म्यूनिख की टीमें आमने सामने होंगी। ये दोनों टीमें पिछले सीजन में फाइनल मुकाबला में आमने सामने थीं और इस खिताब को बायर्न म्यूनिख ने जीतने में सब कामयाबी पाई थी। दोनों ही टीमें इस मुकाबले में अपने कई अहम खिलाड़ियों के बगैर खेलेगी। पीएसजी के लिए स्ट्राइकर मोरो इकार्डी चोट के कारण बाहर है। इसके अलावा 2 अन्य खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव होने के कारण टीम का हिस्सा नहीं है। वहीं बायर्न के लिए स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की चोट के कारण इस मैच को नहीं खेल पाएंगे। बात करते हैं टेनिस की। पूर्व विश्व नंबर खिलाड़ी रोजर फेडरर 2 साल बाद क्ले कोर्ट पर खेलने को तैयार है। अगले महीने शुरू हो रहे मैड्रिड ओपन से क्ले कोर्ट की शुरुआत करेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने मंगलवार को दी। मैड्रिड में होने वाले इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल भी भाग लेंगे। तो स्पोर्ट्स प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शुक्रिया अशोक इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे स्कूल में लेकर चलते हैं जो दिखने में एकदम रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। दरअसल पाली जिले में अध्यापकों ने विद्यालय भवन को रेल और प्लेटफॉर्म का रूप दिया है। कैसे बच्चों के लिए उत्साहजनक बना हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आपने कभी कोई ऐसा विद्यालय भी देखा है जो रेल के डिब्बे जैसा लगता हो? आज हम आपको ऐसे अनोखे विद्यालय में लेके चलते हैं जो दिखने में एकदम रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। यहाँ हर डिब्बे की अपनी अलग थीम है और आसपास एकदम रेलवे ट्रैक जैसा एहसास। ये कोशिश है राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव धधेड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान जब कक्षाएं नहीं चल रही थी तो बंद पड़े इस स्कूल की हालत बुरी हो गई थी। तब अध्यापकों ने सोचा कि ऐसी हालत में तो पठन पाठन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए खंडहर होते इस विद्यालय के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया इन अध्यापकों ने। पहले तो सहभागिता से भवन का रंग रोगन किया और फिर इस विशाल भवन को रेल प्लेटफॉर्म का रूप दे दिया जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
बच्चों के स्कूल आने के लिए समस्या हो रही थी कि स्कूल आएंगे कैसे, डर के मारे। कोरोना की महामारी है और स्कूल में बच्चे आएंगे तो थोड़ा बहुत नवाचार होना ज़रूरी है। इसलिए हमने सभी स्टाफ वालों ने मिलकर एक नया लुक, ट्रेन का लुक दिया स्कूल को, जिससे कि बच्चे उत्सुक होकर और अभिभावक भी उत्सुक होकर मतलब विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दें। बहुत अच्छा लगेगा सर जब वो बच्चे स्कूल में आएंगे और एक मतलब अपने स्कूल का एक नया लुक देखेंगे। इतने टाइम से लॉकडाउन था तो वे स्कूल नहीं आए, तो मतलब थोड़ा सा उनको जोश लगेगा कि बहुत मतलब बच्चे कुछ अलग अलग देखेंगे तो उनमें उत्साह आएगा और एजुकेशन से ज़्यादा जुड़ेंगे। किस तरीके से हमने ये सब बनाकर उनके लिए इसको तैयार किया है ताकि वो पढ़ाई में इस चीज को यूज करके आगे बढ़ सके। यहाँ मिड डे मील कक्ष और कंप्यूटर कक्ष सहित सभी कक्ष रेल जैसे ही हैं। लगभग 1500 की आबादी वाले इस गांव में बना ये विद्यालय आज शिक्षकों के उत्साह और हौसले की बदौलत निजी विद्यालयों को मात दे रहा है। यहाँ 6 शिक्षक और 3 शिक्षिकाएं हैं। खास बात यह है कि इस पूरे जीर्णोद्धार में सारा पैसा इन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी जेब से खर्च किया है, ताकि बच्चे स्कूल को देखकर आकर्षित हों और उनका पढ़ाई में मन लगे। पाली से लक्ष्मी नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार हम फिर आपसे अपील करेंगे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आप तमाम जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन जरूर करते रहें। आप 2 गज की दूरी बनाए रहें, हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें, धोते रहें। इसके अलावा मास्क भी पहने। मैं भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, आप भी करिए और लगातार कभी भी जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव देगा कि वहाँ पर पैलेस से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं तो में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया।